जब दो रसायन मिलते हैं तो नई दुनिया का निर्माण होता है। और इस दुनिया को समझने के लिए आपको कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको समझना होगा। अगर आपने इस पाठ को समझ लिया तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इन नोट्सों को पढ़िए और अच्छा स्कोर करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब पढ़ेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, वो मिलकर एक अलग गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे कि कोई तत्व है, उसका गुण धर्म अलग है और दो तत्व मिलकर एक अलग ही गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देंगे, तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ लेते हैं। उदाहरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। ये दोनों मिलेंगे, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, मिलकर जल एक लिक्विड द्रव है, इसका निर्माण करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनके भौतिक गुण धर्म अलग है। इसलिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक अलग ही गुण धर्म वाले पदार्थ जल का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, एक नोट यहाँ पर जो इस पाठ का बहुत ही विशेष नोट है और इसके बारे में परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर वो संपन्न हो चुकी है तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो चुकी है मान लीजिए, और पूरा पदार्थ उत्पाद में बदल चुका है, तो उत्पाद में बदले हुए पदार्थ को हम वापस अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम उस पदार्थ को वापस अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। उसके गुण धर्म फिर अलग ही हो जाएंगे, उन गुण धर्मों से कुछ भिन्न हो जाएंगे। उनके रासायनिक गुणों में, रासायनिक तत्वों में ऐसा परिवर्तन होगा कि वे अभिकारक से बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, अपने गुण धर्म अलग ही बना लेंगे। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो हो या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, इसमें उत्पाद एक भी बन सकता है या एक से अधिक भी बन सकते हैं। एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसमें नए गुण धर्म, इसका मतलब है कि अभिकारक दो या दो से अधिक होंगे, लेकिन जो उत्पाद में बनेगा उनके गुण धर्म अभिकारक से पूरी तरह भिन्न होंगे। मतलब कि कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उस पदार्थ के गुण धर्म और जो उत्पाद बनेगा उस अभिक्रिया से उसके गुण धर्म, दोनों के गुण धर्म बिल्कुल विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, इनके गुण धर्म अलग होते हैं, और जो उत्पाद जल बना है इसके गुण धर्म अलग होते हैं। ये एक लिक्विड होता है। और नोट देख लेते हैं फिर से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है तो फिर उसके जो उत्पाद है उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन होने के बाद जो उसके भौतिक गुण बन जाएंगे, उन गुण धर्मों को बिल्कुल भी वापस कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया में शामिल परिवर्तन के प्रकार। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद किस किस प्रकार के उत्पाद में परिवर्तन आ सकते हैं, उत्पाद में क्या फर्क पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद। तो पहला देखते हैं हम, अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो भौतिक अवस्था है उसमें पहला परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। पदार्थ ठोस है, वो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरा है रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो पदार्थ है उसका रंग परिवर्तित हो सकता है। हरा है तो नीला हो सकता है, नीला है तो लाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। अगला है तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो उत्पाद हमें मिलेगा उस उत्पाद के तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। गैस का उत्सर्जन,
गैस रिलीज भी हो सकती है या फिर कोई अन्य प्रकार की गैस भी बन सकती है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो उत्पाद बनेगा उसमें गैस का उत्सर्जन होगा। तो अब देखते हैं कि ये अवस्थाएं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी कैसे, किन विधियों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसमें पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। दूसरा है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की जाती है। और तीसरा है आसवन। आसवन विधि होती है और एक होती है प्रभाजी आसवन। इन दोनों विधियों के द्वारा भी रासायनिक परिवर्तन या हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया भी कराई जाती है। और चौथा है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, डेली रूटीन, उसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखते हैं, देखने को मिलती हैं। देखिए, तो पहला है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन ये एक रासायनिक अभिक्रिया में आता है, क्योंकि एक बार भोजन का पाचन हो जाता है तो उसके बाद में वापस उसे भोजन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया में आता है। अगला है श्वसन। श्वसन, हम O2 का श्वसन करते हैं। श्वसन करने के बाद में O2 है वो अन्य हमारे शरीर में जाने के बाद में कुछ अन्य गैसों में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जैसे नाइट्रोजन आदि अन्य बहुत सारी गैसें हैं जिनमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर से इसे O2 गैस में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसे भी हमने रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में रखा है। अगला है लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना, तो आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगते हुए, तो जैसे हमारे घरों में लोहे के कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कि लोहा होता है, उसमें हम बारिश के दिनों में देखते हैं कि एक भूरी भूरी परत आ जाती है। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो भूरी परत बढ़ती चली जाती है और एक दिन वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल जैसे पूरे लोहे को ही वह परत धीरे धीरे गला देती है। नमी और आर्द्रता के संपर्क में आने के बाद में लोहा पूरी तरह नष्ट होने लगता है, लोहे का संक्षारण होने लगता है। ये संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला है हमारा दही का बनना। दही भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जैसे कि दूध होता है, दूध में हम रात को जावन दे देते हैं, जावन देने के बाद में जब सुबह दूध को देखते हैं तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम दूध में जावन डालते हैं तो जावन के साथ उसमें एक जीवाणु चला जाता है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है जो रात रात में इतनी वृद्धि करता है कि पूरे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जैसे ही दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा तो उसके गुण धर्म बिल्कुल अलग हो जाएंगे और वापस हम दूध जो दही है उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी परिभाषा भी हमने यही पढ़ी थी। किसी पदार्थ के गुण धर्म होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में उसके गुण धर्म बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अभिकारक के गुण धर्म बिल्कुल उत्पाद में बदलने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अगला टॉपिक है हम अभिकारक। देखेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। जैसे कि हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, तो रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए कुछ पदार्थ होंगे जिन्हें लेना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए। तो जो पदार्थ लेंगे उन्हें ही हम अभिकारक कहते हैं। और अगला है हमारा उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए अभिकारक ले लिया, पदार्थ ले लिए जिन्हें तो अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ हैं उनकी रासायनिक क्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को ही हम उत्पाद कहते हैं। और उदाहरण के द्वारा इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए, उदाहरण है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों हैं ये होंगे अभिकारक, क्योंकि इनके मिलने से ही जो पदार्थ बन रहा है, इन दोनों पदार्थों के मिलने से एक पदार्थ ये जल का निर्माण हो रहा है। दोनों पदार्थ मिलकर जल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभिकारक हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होंगे और जो उत्पाद होगा वो जल होगा। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण।
रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है, रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो भी पदार्थ होंगे उन पदार्थों को एक समीकरण के द्वारा बताया जाएगा कि अभिकारक ये हैं इसमें, और अभिक्रिया होकर ये उत्पाद में बदल गए तो ये उत्पाद भी ये है, इस प्रकार बताया जाता है। तो ऐसे बताने के लिए अभिकारक का अधिकतर नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनके सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई पदार्थ है तो उसका सूत्र लिख के अभिक्रिया को पूरा किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक सूत्र, जो भी पदार्थ होगा रासायनिक अभिक्रिया जिस पदार्थ ने की है उस पदार्थ का प्रतीक चिन्ह या फिर सूत्र को इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं हम, उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन है, उस रिबन को वायु का मतलब ऑक्सीजन, आपको ये तो पता ही होगा कि जलने के लिए उत्तरदायी गैस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना कोई वस्तु जल ही नहीं सकती। मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर अभिकारक क्या है। अभिकारक है यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन और वायु का मतलब ऑक्सीजन। तो लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ये और ये दोनों हैं अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ये पदार्थ बन रहा है वो है उत्पाद। तो वैसे हमने नाम से तो देख लिया, लेकिन हम इसे रासायनिक सूत्र के द्वारा, रासायनिक समीकरण को रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। और अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों जो भी अभिकारक है वो जुड़ते हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है O2। दोनों की अभिक्रिया से अभिक्रिया, अब कैसे पता चलेगा अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए क्या है, एक तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे कि ये तीर का निशान इधर की तरफ है तो अभिक्रिया इधर से इधर की तरफ संपन्न होते हुए, इसका मतलब अभिक्रिया है वो इधर से इधर की तरफ जाते हुए संपन्न हो रही है। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो इतना तो समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन और वायु जो है अभिकारक है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो है उत्पाद। अगला टॉपिक है हमारा पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं। तो पदार्थों की भी कुछ भौतिक अवस्थाएं होती है, उनमें ये 4 अवस्थाएं मुख्य है। पहली है सॉलिड। सॉलिड का अर्थ होता है ठोस, सॉलिड को हिंदी में कहते हैं ठोस। लिख देता हूं मैं। दूसरी है लिक्विड। लिक्विड को हिंदी में कहते हैं द्रव। और चौथी है एक्वास, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं जलीय द्रव। जैसे उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ लेते हैं इसको। देखिए मैग्नीशियम एक ठोस धातु होती है, इसलिए हम पूरा सॉलिड नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में चलने के लिए हम एस को ही लेंगे। तो यहाँ पर जी के नीचे की तरफ थोड़ा ब्रैकेट में हम एस लिखेंगे। एस का मतलब होता है, ऐसे ही आपको रासायनिक समीकरणों में देखने को मिलेगा। अगर एस होगा तो समझ जाएगा वो जो पदार्थ है वो ठोस है, अगर एल होगा तो उसका मतलब द्रव है, अगर जी होगा तो उसका मतलब गैस है, और AQ होगा तो उसका मतलब वो जलीय रूप में द्रव्य है। और O2 सब जानते हैं गैस होती है, तो हम जी लिखेंगे।
और MgO भी एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए हम यहाँ पे S लिखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे कि रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना है। संतुलित करना क्यों आवश्यक है? एक ही कारण है इसका, परमाणु, क्योंकि न तो परमाणु बनते हैं और न ही टूटते हैं, वो अभिक्रिया में समान रहते हैं। जैसे कि ये Fe+S2 है और इन दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तो परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए ही समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो समीकरण को संतुलित करने से पहले कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो विशेष ध्यान रखनी है हमको। सबसे पहले अगर हम समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण को, तो सबसे पहले एक काम करना है हमको, सभी जो भी तत्व हैं उनके आगे ब्रैकेट लगा देना है। लगा दिया। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समीकरण संतुलित हो ही नहीं, फिर भी हमें इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और आगे क्या करना है, दूसरा स्टेप बताता हूं मैं आपको। एक तरफ एक सारणी बनानी है। देखिए तत्व कौन कौन से हैं। तत्व है एक तो Fe, लिख लेते हैं। दूसरा तत्व है हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन S लिख लेते हैं। और तीसरा तत्व है हमारा ऑक्सीजन, तो O लिख लेते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे हम अभिकारक और एक तरफ लिखेंगे उत्पाद। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों है हमारे अभिकारक और ये दोनों है उत्पाद। देखिए अभिकारक में Fe मतलब होता है लोहा। लोहा कितना है? सिर्फ एक, तो एक लिख देते हैं। अगला देखिए H2 हाइड्रोजन अभिकारक में कितनी है? दो लिख देते हैं। और ऑक्सीजन कितनी है? एक, अभिकारक में एक, तो एक लिख देते हैं। और अब देखते हैं उत्पाद की तरफ, तो उत्पाद में Fe कितने हैं? 3, तो 3 लिख देते हैं। ये है समान, इन्हें तो छेड़ना ही नहीं है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इनको समान करना है हमें। ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, तो क्या करें हम ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अभिकारक और उत्पाद में समान हो गए, तो 2 ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन मैंने बता दिया आपको, यहाँ कभी नहीं लिखना है यहाँ लिखना है। लिख दिया। तो देखिए हो गए समान, हो गई, तो देख लिया। इसी के साथ में एक और देख लेते हैं इनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी। Fe का मतलब आप सब जानते हो, लोहा होता है, और लोहा एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए यहाँ पर S। और H2 एक द्रव होता है, जल, इसलिए L। Fe3O4 ये भी एक सॉलिड पदार्थ होता है, इसलिए S। और H2 एक गैस होती है, तो यहाँ पर G। मैग्नीशियम एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए S। O2 एक गैस होती है, इसलिए G। और MgO भी एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए यहाँ पर S, सॉलिड।